नमस्कार दोस्तों, भारत इस वर्ष G20 की अध्यक्षता कर रहा है और हम लोक कला, साहित्य, संस्कृति, विज्ञान और चिकित्सा जैसे कई विषयों पर कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं। इसी कड़ी में आइए सुनते हैं ये भेंटवार्ता। विषय है राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान और आज हमारे साथ हैं क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवा सागर डॉक्टर ज्योति चौहान जी। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। मैम, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ये सिकल सेल है क्या? सिकल जैसे कि नाम बताता है, हंसिया के आकार के सेल्स रहते हैं जी, यानी अर्धचंद्राकार, क्रिसेंट मून की तरह से भी इसको कह सकते हैं। शेप हो जाती है रेड ब्लड सेल्स की, जो कि आमतौर पर गोल होने चाहिए, गोल न होकर ये हंसी के आकार के हो जाते हैं और इसी से इसको नाम मिला है सिकल सेल एनीमिया। जी, ये मूलतः किन लोगों में पाया जाता है? मूलतः आदिवासी क्षेत्रों में ये पाया जाता है जी, और इसका एक कारण यह भी है, आनुवंशिक है ये बीमारी। अच्छा। वो लोग जब अपना काम करने के लिए पानी के अंदर घुसे थे, बहुत दिनों तक उनको ठीक से भोजन प्राप्त नहीं हो पाता था, जंगलों में रहते थे, तो भगवान ने स्पॉन्टेनियसली उनके शरीर में ऐसे म्यूटेशन कर दिए कि उनकी जीन्स इस तरीके की हो गई कि जो हीमोग्लोबिन उनके अंदर है वो सामान्य लोगों के हीमोग्लोबिन से जरा भिन्न है। और उसका नाम हीमोग्लोबिन एस है। और इस प्रकार का हीमोग्लोबिन जिन लोगों में रहता है उनके शरीर में इस प्रकार के सेल्स पैदा हो जाते हैं। अच्छा, तो इसके लक्षण क्या होते हैं? अगर किसी ने इलाज नहीं करवाया, चेकअप नहीं करवाया, तो कैसे पता चले कि इसे सिकल सेल एनीमिया हुआ है? किसी भी एनीमिया में थकान लगती है, हमेशा नींद से भरी रहती है, चेहरे पर बिल्कुल पीलापन सा दिखाई देता है, पैरों में सूजन आ जाती है, हर जगह हाथ पैरों में दर्द होता रहता है। जो सामान्य एनीमिया के लक्षण होते वो तो इसमें होते ही हैं। जी, बिल्कुल। साथ साथ एक और चीज होती है, इसमें स्प्लीन यानी तिल्ली भी बढ़ जाती है। अच्छा। क्योंकि ये एबनॉर्मल सेल्स हैं तो इनको शरीर की कोशिश होती है कि नष्ट करें। और एक और चीज बताना चाहूंगी कि सिकल सेल्स की लाइफ जो है वो हमारे नॉर्मल रेड ब्लड सेल से कम होती है। नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स 120 डेज रहते हैं तो ये 90 डेज रहते हैं, तो इनका नष्ट होना की प्रक्रिया थोड़ी जल्दी होती है। और ज्यादा से सेल्स एक बार स्प्लीन पे पहुंच जाए तो स्प्लीन के ऊपर ओवरलोड पड़ जाता है और इसीलिए उसका आकार बड़ा हो जाता है। स्प्लीन या तिल्ली अगर बढ़ जाती है तो उसे हम स्प्लेनोमेगाली कहते हैं और डॉक्टर आपका परीक्षण करे तो वो उसको देखते से पेट में पता चल जाता है और दर्द भी पैदा करती है। इसके परीक्षण किस किस प्रकार से किए जा सकते हैं? खून के द्वारा इसका परीक्षण किया जाना चाहिए, खास करके आदिवासी क्षेत्रों में। अभी बहुत ही हर्ष का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने डॉक्टर्स डे पर इनॉग्रेशन किया 2047 तक इराडिकेट करने का सिकल सेल एनीमिया शेड्यूल से उन्होंने ये प्रारंभ किया और मध्य प्रदेश में 52 डिस्ट्रिक्ट्स में से 19 डिस्ट्रिक्ट्स को एज ए पायलट प्रोजेक्ट उन्होंने चूज किया है। और इन जगहों पर उनकी स्क्रीनिंग रेगुलरली, सब लोगों की स्क्रीनिंग करेंगे वो लोग। और बच्चों की स्क्रीनिंग करेंगे 6 माह पर, क्योंकि क्या होता है कि 6 माह तक बच्चे में माता और पिता दोनों की रक्त कणिकाएं रहती हैं और उसके पास फीटल हीमोग्लोबिन होता है। फीटल हीमोग्लोबिन जो है वो ये सिकल सेल वाले हीमोग्लोबिन को ओवर पावर करता है। और इस कारण वो बच्चा 6 माह तक उसके अंदर अगर टेस्ट भी किया जाए तो हीमोग्लोबिन एस डिटेक्ट नहीं हो पाता। तो 6 माह पर कंपल्सरीली आदिवासी क्षेत्रों में पैदा होने वाले सब बच्चों की जांच करेंगे और अन्य जितने भी लोग हैं सभी की स्क्रीनिंग करेंगे। अच्छा मैम, एक सवाल मेरे जहन में आता है कि मान लीजिए भ्रूण है एक माता के गर्भ में, तो पहले अगर पता चल जाता है कि आनुवांशिक रूप से इसमें माता में है, तो क्या उस भ्रूण को हम बचा सकते हैं इस समस्या से? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पूछा है, वेरी इंटरेस्टिंग। आई हैव टू टेल यू, माता और पिता अगर दोनों में हीमोग्लोबिन एस है, देखिए अब एक और चीज मुझे टेक्निकली आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगी बिल्कुल, कि जिसके पास हीमोग्लोबिन एस हो जरूरी नहीं कि उसमें बीमारी के लक्षण दिख ही रहे हों, वो कैरियर भी हो सकता है। अच्छा, यानी उसमें खुद में नहीं रहेगा लेकिन वो दूसरे तक पहुंचा सकता है। तो यदि माता और पिता दोनों के पास हीमोग्लोबिन एस है और दोनों ही कैरियर हैं, फिर भी बच्चे में ये बीमारी होने की संभावना 1/4 इंसिडेंस से रहती है। तो इसलिए हमें स्क्रीनिंग सबकी करना पड़ती है। स्क्रीनिंग टेस्ट बहुत ही सिंपल है। एक सॉल्युबिलिटी टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है जिसको हम सब लोगों को इसको स्क्रीन कर ले सकते हैं और मास स्केल पर हम इसको स्क्रीन करके
प्रिजम्पटिव डायग्नोसिस बना लेते हैं। और अच्छा। उसके बाद फिर हम उसका कंफर्मेटरी टेस्ट लगाते हैं, जो थोड़ा एक्सपेंसिव टेस्ट है, इसलिए सब जगह पे उपलब्ध नहीं। हमारे अस्पताल में ये उपलब्ध है, तो ये HPNC टेस्ट कहलाता है, सिकलिंग टेस्ट इसको कहते हैं, और इससे हम कंफर्म कर सकते हैं कि ये पेशेंट सिकल सेल डिजीज का है। जैसा कि अभी आपने बताया कि विशेष परिस्थितियों में रहने के कारण आदिवासी समूह के लोगों में ये डेवलप हुआ, तो क्या भारत के अलावा दूसरे मुल्कों में भी ये समस्या सामने आ रही है? बिल्कुल, अफ्रीकन कंट्रीज में ये समस्या देखी गई है, कुछ लैटिन एशियन कंट्रीज में भी ये समस्या पाई गई है, लेकिन 50% लोड वर्ल्ड का जो है वो अफ्रीका और इंडिया मिला के है, ये समझिए आप। जी मैम, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान में क्या क्या कार्य किए जाने हैं? इसमें हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि स्क्रीनिंग करके जो लोग पॉजिटिव निकल के आ रहे हैं उन लोगों को हम एक कार्ड बना के देते हैं। अच्छा। ताकि वो कहीं भी जाएं तो वो उस कार्ड को प्रेजेंट कर सकते हैं। और उन जो भी इंसान पॉजिटिव आए, समझिए एक बच्चा पॉजिटिव आया, तो उसके माता पिता दोनों की भी स्क्रीनिंग करेंगे। अच्छा। स्क्रीनिंग में एक जना पॉजिटिव आया, एक बच्चा या एक किशोर वय का पर्सन पॉजिटिव आया, तो उसके पेरेंट्स को स्क्रीन करेंगे, और इससे हम ट्रेस कर पाएंगे कि उसकी जेनेटिक डायबिटीज क्या है और उसके और बच्चे होंगे तो क्या होगा। और उस क्षेत्र के जब हम यंग पॉपुलेशन को स्क्रीन करेंगे जिनकी शादी नहीं हुई है, तो ये पता चल जाएगा कि किनके बच्चे होंगे तो सिकल सेल डिजीज की संभावना ज्यादा होगी। वो ये कोशिश करें कि एक सिकल सेल वाला, ट्रेट वाला या डिजीज वाला आदमी दूसरे सिकल सेल वाले से शादी न करे। जैसे मैम अभी आपसे बातों में पता चला कि इसका जो इलाज होता है वो बहुत ही थोड़ा सा कठिन हो जाता है, सीधा कठिन भी और एक्सपेंसिव भी। जी, तो ये क्या क्या है इलाज में, क्या कैसे किया जाता है इलाज? अभी तक सिर्फ एक महिला ऐसी है अमेरिका की, मिसेस हैरी, उनके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। उन्होंने अपने आप को वॉलंटियर किया था, 34 इयर्स की थी वो, और उन्होंने अपने आप को वॉलंटियर किया और जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया गया उनकी बॉडी में। जेनेटिक मॉडिफिकेशन से वो इस बीमारी से टोटली मुक्त हो गई। लेकिन ये बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसीजर है, इजिली अवेलेबल भी नहीं है, तो सबके लिए ये संभव न होगा। हम जो करते हैं आमतौर पर, जब हमें सिकल सेल का पेशेंट मिलता है तो हम उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हैं। दूसरे का खून इसके शरीर में जाएगा तो उस खून से उसका हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ जाएगा और वो अपना कार्य कर सकेगा। लेकिन ये सतत प्रोसीजर है, लेकिन ये कॉन्स्टेंटली करते रहना पड़ेगा, ये एक चीज है। दूसरा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहेगा इसमें स्टेम सेल थेरेपी। स्टेम सेल थेरेपी में ये करते हैं कि उसी जने के शरीर, स्टेम सेल थेरेपी 2 प्रकार से हो सकती है। ऑटोलॉगस भी हो सकती है कि खुद ही के शरीर के सेल्स लिए जाए, या डोनर भी हो सकती है किसी और के सेल्स लिए जाएं। तो अगर हम ऑटोलॉगस को प्रेफर करते हैं क्योंकि उसमें HLA टाइपिंग में रिजेक्शन का चांस कम होता है, खुद ही के सेल्स होंगे तो रिजेक्ट नहीं करेंगे। इस संभावना को दिमाग में रखते हुए ऑटोलॉगस स्टेम सेल ट्रांसफ्यूजन ज्यादा होते हैं। सेल्स को लिया जाता है, वो स्किन के सेल्स हो सकते हैं, आमतौर पे वही सबसे ज्यादा प्रेफर किए जाते हैं। कोई भी बॉडी के सेल्स ले सकते हैं और उनको आर्टिफिशियली लेबोरेटरी में कन्वर्ट किया जाता है और उन सेल्स को इस जने के जो डिजीज पर्सन है उसकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। कोई ऑपरेशन नहीं होता। बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो वर्ड होता है या स्टेम सेल ट्रांसफर जो वर्ड होता है, इट इज नॉट अ सर्जरी एक्चुअली, लेकिन होता है कि IV लाइन से हम उनको दे देते हैं और उनकी इम्यूनिटी को कम करने के लिए उनको कुछ इंजेक्शन देते हैं और उस इम्यूनिटी कम होने के कारण वो वल्नरेबल हो जाते हैं कि कोई भी बीमारी का कीटाणु उनको पकड़ सकता है। तो उनको बहुत ही प्रिकॉशन से अगले 15 दिन रहना चाहिए। 15 दिन ही नहीं, अगले 2 से 3 माह उनको प्रिकॉशंस लेने चाहिए। इतने दिनों तो हॉस्पिटल में भी नहीं रखा जा सकता। हॉस्पिटल में तो इतने दिन रखते नहीं है, हॉस्पिटल से तो उनको डिस्चार्ज कर देते हैं, लेकिन मास्क की हिदायत देते हैं, आइसोलेशन की हिदायत देते हैं और इन्फेक्शन प्रिवेंशन हो इसके लिए पर्सनल हाइजीन पर ध्यान दें, इसकी हिदायत देते हैं। ज्यादा सारे लोगों से और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में न जाएं तो बेहतर है। इस प्रकार के प्रिकॉशन जैसे किडनी ट्रांसप्लांट वाले होते हैं उसी प्रकार से इस तरीके से स्टेम सेल थेरेपी वाले खान पान में भी इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीजें प्रमोट करवाते हैं, जैसे नींबू है, जैसे आंवला है जिसमें विटामिन C है, बीटा कैरोटीन है, गाजर में है। तो इस प्रकार की चीजें अगर वो ज्यादा लेंगे, इम्यूनो बूस्टर्स आएंगे, हमारे यहाँ तुलसी है, तो इस तरीके की चीज़ों का सेवन करने से उनकी नेचुरल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। फिर जब कम्युनिटी में वो आएंगे
फुल फ्लेजेड हर तरह से घूमने फिरने लायक हो जाएंगे तो उनको कोई प्रकार का इन्फेक्शन नहीं लगेगा और उनके सेल्स भी चेंज हो चुके होंगे। वो हीमोग्लोबिन एस वाले रिप्लेस होके नॉर्मल टाइप के सेल्स आने लगेंगे। वो ये ऑर्डर्स देंगे कि अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनाओ, अब वो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन जिससे सिकल सेल्स प्रोड्यूस होते हैं मत बनाओ। मैम, चूंकि ये अफ्रीका में और भारत जैसे 2 देशों में है और अफ्रीका महाद्वीप को कह लें पूरा, तो ऐसे में विश्व स्तर पर इसमें जो शोध की प्रक्रिया है वो क्या है? क्या लोग इसमें शोध चल रहा है और जो वर्तमान स्थिति है उसमें क्या कुछ किया जा रहा है? शोध चल रहा है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज से भी इसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है जो कि बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। लेकिन अफ्रीका जैसी कंट्री, अफ्रीका में भी देखिए आप, साउथ अफ्रीका, टंजानिया और नाइजीरिया, ये 3 कंट्रीज बैडली अफेक्टेड हैं इसमें। अच्छा। तो उन पर अगर ये लोग स्टडीज करेंगे नहीं तो इनको ज्यादा कहना चाहिए जल्दी रिजल्ट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि बाकी जनरल पॉपुलेशन में उनको उतने सारे पेशेंट ढूंढ पाना संभव नहीं है। तो उनको लेकर, उनमें नॉर्मल लोगों को लेकर और उनमें डिजीज लोगों को लेकर स्टडीज हों तो बेहतर होगा और स्टडीज चल भी रही हैं। अच्छा, ये बीमारी शरीर के और किसी हिस्से पर भी क्या असर डालती है कि उसको खराब कर दे? मान लीजिए किडनी, हार्ट या लंग्स, इन चीजों पर? पूरे शरीर को ये अफेक्ट कर सकती है, क्योंकि रेड सेल्स तो सारे शरीर में घूमते हैं और इससे वीनो ओक्लूसिव फिनोमेनन होता है। जैसे मैंने आपको बताया इनकी लाइफ कम होती है तो बहुत सारे एक साथ चले जाते हैं नष्ट होने के लिए। अब बहुत सारे एक साथ चले जाएंगे, जैसे किसी ने मास सुसाइड किया हो तो मास सुसाइड ये सेल्स करेंगे तो बेचारी स्प्लीन सबसे पहला तो उसी के ऊपर लोड पड़ता है कि उसी को खत्म करना है इनको। तो स्प्लीन जितना काम कर सकती है ओवरवर्क करती है, एनलार्ज हो जाती है और उसके बाद वो काम करना बंद कर देती है क्योंकि वो शिथिल पड़ जाती है। उसके बाद वो काम करने में, अगर घोड़े को इतना चाबुक मारोगे कि वो मरी जाए तो ऑटोस्प्लेनेक्टमी टाइप की चीज इनकी हो जाती है। फिर अब इनकी स्प्लीन काम नहीं करती। अब क्या हो, अब जब सेल्स नष्ट होंगी तो क्या होगा, अब वो सर्कुलेट होंगे पूरी बॉडी में, वीनो ओक्लूसिव वीनस सिस्टम में, वेन्स में जाके ओक्लूड कर देंगे, थ्रोम्बाई बना देंगे। एक साथ एक गुच्छा सेल्स का इकट्ठा हो गया तो ब्लॉक कर देगा। हार्ट में ब्लॉक करा तो हार्ट अटैक, ब्रेन में ब्लॉक करा तो स्ट्रोक, पैरों में ब्लॉक किया तो वीनस अल्सर्स और इस तरीके की बर्जर डिजीज टाइप की प्रॉब्लम। इसके साथ क्या एक सामान्य जिंदगी जी जा सकती है? बिल्कुल जी जा सकती है, पूरी सामान्य जिंदगी इसके साथ जी जा सकती है अगर जैसे जैसे आपका हीमोग्लोबिन कम होता है आप ट्रांसफ्यूजन्स लेते रहें। सबसे कॉमन इस समय जो हो रहा है वो यह हो रहा है। और 54 to 60 इयर्स लाइफ स्पैन है लोगों का। इंडिया में 54 है और ऑल ओवर द वर्ल्ड 60 तक की एज ये लोग प्राप्त कर लेते हैं। अच्छा। और कुछ ऐसी बात जो हमारे श्रोताओं से आप कहना चाहें तो जरूर बताएं, इस सारी बीमारी, इस सारी परेशानी के बारे में। होने ही न दें बीमारी, यह सबसे बड़ा डिक्टम रहता है जो अगर फॉलो करें तो उसके लिए सबसे जरूरी कि लोग स्क्रीनिंग करवाएं। ऐसे अफेक्टेड एरियाज में जहां आदिवासी हैं, पहले तो अवेयरनेस देना पड़ेगी उनको, क्योंकि उनको लगता है वो तो बिल्कुल फिट है, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, जबरदस्ती काय को खून की जांच कराना। तो उनको सबसे पहले तो इस बात के लिए मोटिवेट करें, अवेयर करें कि वो अपने टेस्ट कराएं, ताकि भावी पीढ़ी में इस बीमारी के आने की संभावनाएं नगण्य हो जाए। बिल्कुल। और 2047 अभी दूर है। अगर हमने प्रॉपरली इस पे काम किया तो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो आशा है उसे हम पूरा कर पाएंगे और हम एक सिकल सेल एनीमिया मुक्त देश दे पाएंगे। बिल्कुल, इसी उम्मीद के साथ कि हम सिकल सेल एनीमिया को समूल रूप से नष्ट कर दें और हमारा ये जो अभियान है ये कामयाब रहे। मैम, आप हमारी स्टूडियो आई, आपने बड़े अच्छे से बताया कि सिकल सेल एनीमिया होता क्या है, इसका इलाज क्या है, इसे कैसे रोक सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।